अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जैसे एक जंग की सी हालत में है। अमेरिका और चाइना टैरिफ्स के मामले पर लगे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान एक अलग महाज छिड़ा है। एक खिता जहाँ रिवायती हरीफ बहुत अरसे से आमने सामने नहीं आए थे, बेशक उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे या सबसे निचले लेवल पर थे, उस खिते में अब तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी डॉट्स कनेक्ट करके जिन्हें देखा जाता तो ऐसे लगता था ऐसा कुछ होने वाला है। आप अपने तज्जियों में भी ऐसे इशारे देते आए हैं। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की, वो भी हुई। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ वहाँ मीटिंग भी हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सब मिलकर बैठे। बट जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं और जो सबके जहनों में है, सरहद के इस पार भी उस पार भी, वो ये हैं कि क्या ये एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से, या फिर इसके पीछे वही इंडिया का रेटरिक है कि पाकिस्तान ये दहशतगर्द एक्सपोर्ट कर रहा है। सब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इसका ब्लूप्रिंट। आयशा, हाँ सही कह रही हो कि इस वक्त जो सवाल खड़े हुए हैं, 3-4 सवाल खड़े हो गए ना जी। एक तो ये है कि ये किसने किया है, फिर ये है कि ये क्यों किया, अगर किसने किया तो इसने भी किया, क्यों किया जी। फिर ये है कि इसके नताइज क्या होंगे हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तल्लुकात के लिए। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। मेरा ख्याल है सबका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। सो पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ है कि ये किसने किया। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ जी, और उस वक़्त सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है जी। जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट, जी बिल्कुल, जो जाफर एक्सप्रेस वाला। और कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि बलोच मिलिटेंट्स को हथियार और पैसे जो है वो इंडिया की रॉ दे रही है और इस मामले को तेज़ कर रही है। उसके पीछे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का भी फ़लसफ़ा सामने रखा जाता था कि ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम तो अब करेंगे ये जी, और हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बहुत हो गया, ठीक। तो वो तो बात समझ आती थी कि वो तो खुद कहते थे हम करेंगे जी, और फिर ऐसे हथियार और ऐसी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग जो थी वो तो गारों में तो नहीं मिलती ना, वो कैंपों में भी नहीं मिलती जो कि आप रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, वो तो फ़ॉरेन ममालिक ही दे सकते हैं आपको। सो वो तो हमारी तरफ से तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि इंडिया का एक हाथ है टीटीपी को भी सपोर्ट करने में और बलोच को भी जी। मगर हमने इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, महाज नहीं बनाया, हमने नहीं महाज बनाया था। हमने हिंदुस्तान को डायरेक्ट अटैक नहीं की थी, चार्जशीट नहीं की थी। मुल्क के अंदर हम ये चार्जशीट करते थे कि देखें हम तो कोशिश कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मगर करें क्या, उनको सपोर्ट मिल रही है इधर से उधर से। मगर ये नहीं हमने कभी किया कि जी हम हिंदुस्तान ये कर रहा है और हम अपने तल्लुकात ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके बरक्स हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि, और ये जनरल बाजवा के ज़माने से ये बात चल रही है कि एक तो सीज़ फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल जी, ये कि इसको बरकरार रखा जाए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट थी। और वही पॉलिसी जो उसके बाद भी जो आर्मी चीफ आए हैं उनकी भी वही पॉलिसी थी कि कोई ज़रूरत नहीं इंडिया को प्रोवोक करने की। अब इसको ये बॉर्डर स्टिचअप ही होना चाहिए, इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है जी। हमारे जो मसले हैं वो दूसरे बॉर्डर पे, हमारे टीटीपी के साथ मसले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मसले हैं, और फिर ये जो बलोच लिबरेशन फ्रंट बनी हुई है इसके साथ मसले। ठीक है, लोग उनको मदद करते हैं, मगर ये हमारे अपने मसले हैं, इनको हम हल करेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर को स्टिचअप करना था, दीवार भी बनानी थी, फेंसिंग भी करनी थी, अब हमारी फोर्सेस भी वहाँ स्टेशनड हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हमारा किसी सूरत में भी ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया के साथ कोई पंगा लिया जाए या इंडिया को अटैक किया जाए, क्योंकि हमें शक था कि इनका हाथ है, मगर हमने फिर भी नहीं किया। मगर जब ये बलूचिस्तान वाला मामला हुआ तो उस वक़्त बहुत गुस्सा था, और उस वक़्त ये भी सोचा जा रहा था कि अब हम क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना है, डिटेरेंस तो करनी है, ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इस दफ़ा ट्रेन के ऊपर इतना कुछ हो गया, कल को कुछ और हो जाएगा, हॉस्टेजेस लेने शुरू कर दें। मगर ज़्यादातर उस वक़्त भी एम्फोसिस टीटीपी पे था,
कि टीटीपी को किस तरीके से रोका जाए और अफगान हुकूमत को अपने साथ लिया जाए ताकि ये लोग इस किस्म के काम ना कर सके उनकी सरजमीन से। तो इसीलिए फिर वो मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, डार साहब भी गए, ये भी सब कुछ हुआ, सादिक साहब भी गए, 2-3 ट्रिप्स हो गई, ये चीज़ चल रही थी। मगर उस वक़्त ये भी बात हो रही थी कि अगर हिंदुस्तान ने कंटिन्यू किया ऐसी बात और भी इस किस्म के हादसे हुए और भी एविडेंस मिली तो फिर पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है। तो फिर अगर आप ये इसको ऐसे चलाएंगे, यही करेंगे, तो फिर हम भी सोचेंगे कि फिर हम भी फिर कुछ करें आपके ख़िलाफ़, टिट फॉर टैट। मगर अभी तो उधर बात पहुंची नहीं थी कि टिट फॉर टैट हो या इस किस्म की बात हो, बिकॉज हमारा फोकस सारा अफगानिस्तान की तरफ है जी। और ये मामला हो गया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया जी। सो इसलिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा लेना। और उसके अंदरूनी मामलात बड़े प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, आपको पता ही है, काफ़ी पोलराइजेशन हुई हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ मसले बने हुए हैं, ईरान के साथ भी मसले बने हुए हैं और दहशतगर्दी जो है वो ईरान की तरफ से भी आ रही है, वहाँ भी घुस बैठी हैं जो ये BLA वाले हैं, वहाँ से आते हैं अफगानिस्तान। तो हमारा इशू इज़ ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, आवर इशू इज़ नॉट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। और इसीलिए वो जो सीज फायर है उसको बरकरार रखा। हाँ, 2021 में जो हुआ था। तो कोई चेंज नहीं है टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता तजारत भी खोलनी शुरू हो गई थी, हालांकि बंद हो गई थी तजारत 2019 के बाद जब इंडिया ने कश्मीर को हजम कर लिया इलीगली। मगर उसके बाद सारी तजारत बंद होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेसेसिटीज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने रोका था तजारत को, तो फिर पाकिस्तान ने खोलना शुरू कर दिया। अब तजारत हल्की हल्की हो रही है, कुछ डायरेक्ट हो रही है, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए हो रही है, कुछ दुबई वगैरह के ज़रिए हो रही है। वो भी अगर चाहे पाकिस्तान तो रोक सकता है, मगर उसको नहीं रोका गया। तो पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए या उसको इस किस्म की गुजर लगाई जाए। इस वक्त तक कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर इंडिया ने ये क्यों एकदम हो गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्यों लग रहा है। ये समझता हूँ कि जब आप स्टडी करते हैं इंडियन रियासत की पॉलिसी तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वो थ्रू आउट ये कोशिश उनकी ये होती है कि अमेरिका की हमदर्दी उनके साथ हो, पाकिस्तान से दूर हो जाए अमेरिका। पाकिस्तान की और अमेरिका की तल्लकात वो पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान तो चाइना कैंप में है, हम अमेरिका कैंप में हैं, तो क्लियर कट हो, पाकिस्तान खेलता है दोनों कैंप्स में। वो इंडिया को बात पसंद नहीं आती। फिर पाकिस्तान के पास अमेरिकन हथियार हैं जो कि इंडिया चाहता है कि वो उनसे छीन लिए जाएं या उनको इस्तेमाल ना करने दिया जाए, F-16 वगैरह एंड सो ऑन। तो इंडिया की यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरार डाली जाए ताकि वो बिल्कुल क्लियर कट बात हो जाए। अच्छा, मगर ये होता नहीं है। अब आपको याद होगा 2000 में बिल क्लिंटन आए थे जी, यहाँ मुशर्रफ का दौर था। बिल क्लिंटन आए, इंडिया की ट्रिप थी, इंडिया ने पूरी कोशिश की बिल क्लिंटन को कहने की कि आप पाकिस्तान मत जाएं। उस वक्त ये बड़ी डिबेट चल रही थी अमेरिका में भी कि क्लिंटन को जाना चाहिए, और अगर ये क्लिंटन पाकिस्तान जाता है तो फिर इसका ये मतलब है कि मिलिट्री गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहा है किस्म का। वही मिलिट्री गवर्नमेंट जिसने नवाज शरीफ को जेल में डाला था और वही नवाज शरीफ जो कि अमेरिका से इमदाद लेने गया था और क्लिंटन ने उनकी इमदाद दी थी कारगिल के ऊपर। ठीक, तो अब ये है कि तो उस वक्त क्लिंटन ऐसे था, और जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि क्लिंटन को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त आपको याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसे कहते हैं छत्तीस सिंहपुरा 2000 में, जब क्लिंटन वहाँ इंडिया में था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया आता है और एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, 30, 35, 40 सिख मारे जाते हैं और इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुजाहिदीन आए थे उनकी तरफ से ये हो रहा है और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। मगर उसके बाद इंडिया ने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर पिन किया जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना शुरू हुआ कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो सिर्फ क्लिंटन को इम्प्रेस करने के लिए और उनको मनाने के लिए कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है, आप मत जाए वहाँ। फिर आपको याद होगा क्लिंटन ने फिर फैसला किया कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान। वो 5 घंटे के लिए आए, उन्होंने बात की मुशर्रफ के साथ वगैरह वगैरह, और 5 घंटे के बाद वो चले गए। तो वो आए इंडिया, इसके बरक्स के इंडिया का बड़ा प्रेशर था कि मत जाए वहाँ, आइसोलेट करें पाकिस्तान को, टेररिस्ट कंट्री वगैरह वगैरह। वो क्यों आए? एक किताब शाया हुई, उसके किताब का
ऑथर थी मैडलिन ऑलब्राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी क्लिंटन के ज़माने में। उसका नाम था द माइटी एंड द ऑल माइटी। द माइटी एंड द ऑल माइटी। उसमें उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने ये कहा है, क्लिंटन को कोट करती है वो किताब। अच्छा। उसमें वो कहते हैं कि क्लिंटन ये समझता था कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इसीलिए क्लिंटन चला गया था पाकिस्तान। क्लिंटन का ये ख्याल था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि उनकी CIA की भी तो इंटेलिजेंस थी ना, उन्होंने फौरन बता दिया होगा क्लिंटन को। तो क्लिंटन ने फिर ये फैसला किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो चला गया, और वो यकीन उसने आप कभी तक यकीन नहीं किया। अच्छा, अब ये जब ये किताब में ये बात छपी और ये इंडिया में किताब रीप्रिंट हुई, जब रीप्रिंट हुई तो इंडियन गवर्नमेंट तो पागल हो गई, उन्होंने कहा यार है कि हो गया हमने तो इसलिए फिर वो किताब में से ये जो क्लिंटन वाला हिस्सा था वो डिलीट कर दिया गया। अच्छा। उसको निकाला गया, वो छप चुकी थी, फिर वापस बुलाई गई और उसको रिमूव किया गया ये चीज़। मगर तो ये इस किस्म की चीज़ें भी होती रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब ये इंसिडेंट हुआ 2000 में, तो इंडियन आर्मी ने कहा हमने 5 जिहादी पकड़ लिए जी, और जिन्होंने ये किया था, और उनको हमने मार दिया। ठीक, तो लोगों ने कहा लोगों जी फर्दर प्रूफ के पाकिस्तान से आए थे ये जी। यही इल्ज़ाम लगाया, और उनकी ID शाइडीज़ बना के उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से आए थे, ये थे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन, एक साहब थे जो कि इंडियन हैं और उनका एक किताब शाया की उन्होंने भी, उनका नाम है पंकज मिश्रा। उन्होंने एक किताब की द वेस्ट टेम्पटेशंस। तो वो किताब में लिखा है कि मैं गया, वो लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट है, राइटर है, वो गए, कहते हैं मैं गया वहाँ इन्वेस्टिगेट करने। अच्छा। और एक कोर्ट ऑर्डर लिया मैंने, वो जो 5 लोग जो शहीद किए गए थे या मारे गए थे बाय द इंडियन फोर्सेस, कि उनकी बॉडीज़ को निकाला जाए और एग्ज्यूम किया जाए और पता किया जाए कि कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो फिर उसने जब वो किया तो पूरी कोर्ट ऑर्डर लेके गया, और उसके बाद जो रिपोर्ट उसने जो लिखी, उसने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये लोकल्स थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान से नहीं आए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब इस किस्म की बातें भी होती रही। बाद में स्ट्रोब टॉलबर्ट, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे एट सम स्टेज अगेन इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, स्ट्रोब टॉलबर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया कि बिल क्लिंटन ये समझते थे कि ये बिल्कुल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने किया और ये फौजियों ने किया। अच्छा। फॉल्स फ्लैग था, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर तो काफ़ी इंडिया में भी डिबेट चली, मगर इंडियन मीडिया ने इसको कवर करने की कोशिश की। तो अब बात ये, आज JD वैंस आया हुआ है, ठीक, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, UK में भी। तो इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम है। इंडिया बहुत नाराज़ है क्योंकि तीनों मुल्कों ने काफ़ी टफ लाइन ली हुई है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सिखों के खिलाफ ये कर रहे हैं इंडिया की टेररिज्म। पाकिस्तान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने जो हमारे एक्स जिहादी हैं उनको यहाँ टारगेट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ भी 5-6 लोग ऐसे मारे गए हैं, टारगेटेड शूटिंग्स हुई हैं जो एक्स जिहादी हैं। और इंडिया वाले फ़ख्र लेते हैं इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस कि हमने टारगेट करके मारे हैं वो लोग जो इनके ख्याल में जिन्होंने मुंबई किया था या मुंबई के पीछे थे, क्योंकि मुंबई वाले तो वहीं मारे गए थे। 2008 में मुंबई हुआ जी। तो इंडिया तो खुद कहता है कि हम टारगेट कर किलिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो जब वक्त आता है तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं, अदरवाइज डिनाई करते हैं। तो अब बात यह है कि एक तो JD वैंस आया हुआ है, JD वैंस को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ्स के ऊपर आप हाथ हौली रखें, ठीक, एक। दूसरा ये कि ये देखें पाकिस्तान को सेंसर करें। ये पहले भी उन्होंने ये ट्राई किया था, अब फिर ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि JD वैंस आया हुआ है वहाँ, और JD वैंस का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी जो एहलिया है वो इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, एंड सो ऑन। तो JD वैंस को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा वक्त है हमें ये करने का। कोई एक स्टेटमेंट आ जाए उनकी तरफ से। कोई वैंस ने कभी नहीं कहा कि ये हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया। सारे कंडेम तो कर रहे हैं, मगर किसी ने ये अभी नहीं कहा कि ये हम अग्री करते हैं इंडिया के साथ कि ये पाकिस्तान ने किया। तो एक तो ये कि ये बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है जो 2000 में हुआ था जी। और अब जो यहाँ जो गैप्स हैं इसके अंदर, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों इस वक्त इन्होंने क्यों ये इस वक्त किया है। अच्छा देखिए, इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान में इनका हाथ है जी। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपने कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ इधर है। वो जो सारा एक बयानिया बन रहा था ना कि इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, वो बयानिया को बेरी करने के लिए, दफनाने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि देखिए, और ये कितना बड़ा
तो और ये सिविलियंस को अटैक करके हिंदू मुस्लिम किस्म की एक चीज़ बना दी है जी। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ दैट डिफ्लेक्शन कि उधर से टेंशन हटे इधर आए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको पता है कि वक्फ बिल इंडिया के अंदर इस वक्त उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ठीक है, उसके अंदर भी हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ बहुत क्रिटिकल इलेक्शंस है बिहार में। वहाँ भी जो मुस्लिम वोट है आयशा, वो बहुत मैटर करेगा। और ये जो पुरानी 20 साल की जो एक अरेंजमेंट चल रहा है बिटवीन बीजेपी एंड नीतीश कुमार, तो वो इस वक्त बड़ा खतरे में है। तो लगता है ऐसे है कि ये जीत नहीं सकेंगे। और जो यूनाइटेड फ्रंट है और कांग्रेस का जो जनता दल और कांग्रेस का जो अलायंस है वो शायद बिहार के इलेक्शंस जीत जाए। और इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन्होंने वहाँ हिंदू वोट को पक्का करने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए इन्होंने ये वक्फ बिल और बिहार के इलेक्शन को सामने रख के ये भी किया है कि ये एंटी मुस्लिम, ये एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट बने ताकि हिंदू और भी लार्ज नंबर्स में निकले वहाँ और बीजेपी के लिए वोट करें। तो एक तो ये भी बिहार इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि बिहार को आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए भी है कि वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। वो एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमें फाइनेंशियल पास और मिलने चाहिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो अगर बीजेपी हार गई तो बड़ा मसला बन जाएगा बीजेपी के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम वोट जो है उसको अटैक किया जाए, हिंदू वोट को निकाला जाए और एक एंटी मुस्लिम एक फ्रंट भी बनाया जाए। तो आई थिंक बिहार इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस। अभी फरवरी में नरेंद्र मोदी बिहार में गए हुए थे, नीतीश के साथ कैनवसिंग कर रहे थे। तो ये वो भी टाइमिंग इसकी है कि अगले अक्टूबर में ये इलेक्शन होने हैं वहाँ, तो उससे पहले एक मोमेंटम भी बिल्डअप करना। कल भी वही थे नीतीश के साथ। तो एक तो बिहार इलेक्शंस, वक्फ बिल, ये सारे टाइमिंग्स जो है ना, दे वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तीर से कई शिकार। हाँ, कई शिकार। आगे आइए आप कि मेरा ख्याल है आखिरी बात यह है कि हमारे जो चीफ की जो स्पीच थी, उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर अच्छा वक्त नहीं हो सकता। काफ़ी वो अग्रेसिव किस्म की स्पीच थी तो वो लिबरेशन मूवमेंट के खिलाफ, ये जो टेररिज्म हो रही है वहाँ उसके खिलाफ थी, ठीक। बट उन्होंने कहा था कश्मीर को हम भूल नहीं सकते, हम नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुमने कश्मीर की बात की है, चलो फिर ये देखो हम तुम्हें क्या करते हैं तुम्हारे साथ। तो ये तैयारी की भी होती है पहले से, ये कि जी किसी वक्त भी इस किस्म की चीज़ करनी पड़े तो कर दे। वो सारे प्लान्स बने हुए होते हैं, बटन दबाना होता है और जो प्लान है वो इफेक्ट में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये सोचा, वैंस भी यहाँ है, वक्फ बिल का भी इशू चल रहा है, डिफ्लेक्ट भी करना है। बांग्लादेश के अंदर हमारी लाइन पिट गई है, वहाँ भी बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी चलाई थी, हसीना के साथ सारे अंडे उसकी बास्केट में डाल दिए अब सारे। तो ये काफ़ी तनकीद हो रही थी नरेंद्र मोदी की उस सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जी एक नया एक शोशा छोड़ दे। और पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान से बड़ा शोशा नहीं है इंडिया के पास, इंडिया में कभी भी, और हमेशा यही इस्तेमाल किया जाता है। आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर किसी इलेक्शन में इंडिया का इशू नहीं बनता, कश्मीर भी इशू नहीं बनता जी, मगर इंडिया के हर इलेक्शन में पाकिस्तान का इशू बनाते हैं वो, कश्मीर और ये एंटी मुस्लिम इशू बनता है वहाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ फॉर ऑल दीज रीजंस ये बीजेपी ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और इसमें मेरी ज़हन में तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये डिलिबरेटली किया गया है टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज। और पाकिस्तान वो तो वो ओपनली कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि जी हम करेंगे कुछ जी। अब आगे जो बातें आ रही है कि जी लोग कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि ये जगह जो है 400 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से और वहाँ से ही लोग आए हैं और उन्होंने आके ये किया है। तो 7 लाख जो इंडिया कहाँ थी और 3 लेयर सिक्योरिटी है वहाँ पर, 3 लेयर सिक्योरिटी इंडियन ऑपोजिशन कह रही है ये, इंडियन ऑपोजिशन जी। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ टूरिज्म के लिए गए हुए थे, वो भी ये कह रहे हैं, उनकी भी ट्वीट्स मैंने देखी है, वो कह रहे हैं हम अभी वहाँ से होके आए हैं। एक बंदा कहता है वहाँ एक शादी थी जिससे मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज की थी उसकी अरेंजमेंट्स। मैं जब वहाँ गया इतनी फौज थी आने में जाने में वहाँ, तो वो कहाँ गई फौज, नजर ही नहीं आ रही। तो ये क्या कि फौज ही गायब हो गई वहाँ से इतनी। और जो भी ये लोग थे 400 किलोमीटर करके वो आए हैं और फिर अपने ID कार्ड भी छोड़ गए वहाँ, कोई अपने पाकिस्तानी रुपए भी वहाँ छोड़ गए जी। सारे इशारे ऐसे दिए हैं जिससे ये साबित हो सके कि लिंक पाकिस्तान के
के साथ है। तो इंडियन बॉलीवुड वैसे तो फिल्में बनाने के हवाले से आलमी सतह पर पजीराई रखता है, लेकिन इंडियन मीडिया बड़ी अच्छी फिल्में चलाता है और पाकिस्तान के हवाले से उनकी फिल्म कामयाबी से चल रही है। यही नहीं कि इतना इम्पैक्ट किया है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको फैसले उसके इन्फ्लुएंस में लेने पड़े। ऐसा लगा कि इंडियन मीडिया के हाथों इंडियन हुकूमत यरकमाल बनी है, लेकिन जाहिर है जंग के शोलों को तो हवा मिलती दिखाई दे रही है। तो बात कहाँ तक जा सकती है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे इंडियन मीडिया आग बबूला हुआ इस वाक़े के फौरी बाद 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और जवाब में हमने ऐसे ऐसे वहाँ पर ब्लॉग्स देखे इंडियन जो एक्स जनरल्स हैं या जो फ़ौज के उनके मुलाजिम हैं कि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया मोदी गवर्नमेंट को, और हमने बाद में देखा कि उनके जो सेक्रेटरी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने इक़दामात का ऐलान किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो कमोबेश वही थे जो ब्लॉग्स में बताए जा रहे थे या इंडियन मीडिया सजेस्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यानी एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया गया। तो इंडिया की तरफ से जो जो इकदाम किए गए उनमें से सर फहरिस्त जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो इंडस ट्रीटी का मुअत्तल किया जाना है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किए गए इकदाम या जो मुअत्तली की गई उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इंडियन मीडिया खड़ा हो गया और ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया है। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी थी। वो तैयारी इंडिया में ऐसी होती है कि वो एक फ़ोन कॉल ही होती है और ब्रीफिंग हो जाती है सबकी और उसमें सब तैयार हो जाते हैं। वैसे भी इंडियन मीडिया जो है इस वक्त ज़्यादातर हिंदुआइज्ड है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और वहाँ चलता भी वही है। बीजेपी है ना पावर में जी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ इसलिए थी, ये जेडी वैंस के लिए सब कुछ किया गया। ये जो इंडियन मीडिया ने जो शो डाला है ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं डाला, ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख ही लिया मीडिया क्या कह रहा है। ये जेडी वैंस के लिए किया गया, जवाब देने के लिए, जेडी वैंस को बताने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि हमारी हुकूमत जो अब करने जा रही है वो जायज़ है और ये पाकिस्तान नहीं किया। अगर इंडियन मीडिया इसको क्रिटिकली देखता तो शायद प्रेशर ही ना बनता जी। तो प्रेशर बनाने के लिए इंडियन मीडिया की जरूरत थी। तो इंडियन मीडिया ये गेम खेलता है अनफॉर्चुनेटली। वो आज़ाद मीडिया नहीं रहा जो पुराने ज़माने में होता था। वहाँ के जो मालकान हैं वो देर ऑल प्रो बीजेपी और वो बड़े फ़ायदे उठाते हैं बीजेपी से और एक्चुअली वो तो ऑफिशियली एंडोर्स भी करते हैं, फंड रेजिंग भी करते हैं। तो सारा इंडियन मीडिया के जो मालकान हैं दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर कॉर्पोरेट्स। तो वो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और लोगों ने अपनी रोटी पानी है, मीडिया वो पुराने ज़माने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कोई नहीं है, सब नॉनसेंस। तो अब बात यह है कि सो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो इक़दाम लिए जो उन्होंने सो कॉल्ड स्टेप्स लिए उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा शोर तो इसी चीज़ पे पड़ा हुआ है कि जी इंडस वाटर्स वो कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिए। एक्चुअली वो कर नहीं सकते। जो कानून है वो हम सब ने पढ़ा है और बड़ा आसान है, वो आप गूगल कर लें आपको पता चल जाएगा। यूनिलैटरली कोई मुल्क भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। उसके अंदर टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है जी। उसके अंदर आर्बिट क्लॉज है कि पहले 3 टियर लेवल है कि पहले आप आपस में जो भी मसला है वो डिस्कस करेंगे, वहाँ नहीं होता तो फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा उसके साथ बात करेंगे, वो नहीं होता तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाएंगे। मगर कोई यूनिलैटरली कोई एक मुल्क इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो वो तो ये ड्रामा है। अच्छा, अब ड्रामा है तो क्या ये कितना सीरियस है ये? इंडियन मीडिया तो चाहता है कि जी आप पानी बंद करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान का भी रिस्पांस उसी का है, करके तो देखो, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि 2 सूरतें हैं जिसमें हम समझेंगे कि वी आर एट वॉर, जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती हैं और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये 2 एरियाज़ हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। बिकॉज कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना, राइट। तो इसलिए दीज आर द 2 रेड लाइन्स। दिस विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी। अगर जंग होगी तो फिर और भी हमारी एक पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स किस स्टेज पे इस्तेमाल करेंगे। वो भी 3 लेवल्स हैं। अच्छा, एक लेवल वो है कि हमारी फ़ौज को बॉर्डर के ऊपर ही शिकस्त हो जाती है और ऐसे लगता है कि अब हिंदुस्तान की फ़ौजें अंदर आने वाली है तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा ये है कि कहीं बहुत बड़े इलाके के अंदर उनकी फ़ौज आ जाती है। ऐसे नहीं कि सारा पाकिस्तान उन्होंने
कि हमारी फ़ौज कोलैप्स कर गई, मगर किसी एक इलाके के अंदर वो 50 मील या 100 मील अंदर आ जाते हैं और कोई कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो धमकी दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर को, तो फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये तो दीज आर दी कंटिजेंसीज कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। और हमने इसीलिए वो जो एक ट्रीटी है नो फर्स्ट स्ट्राइक, जिसमें ट्रीटी ये कहती है कि हम पहले नहीं होंगे इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो साइन नहीं की। तो हमारा सारा न्यूक्लियर डिटेरेंस इज़ बेस्ड ऑन कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौबत नहीं आएगी, वहाँ तक हिंदुस्तान नहीं जाएगा, बिकॉज अगर ऐसी सूरत हाल होती है, एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको नहीं जाने देंगी, वो रोक देंगे। दूसरा ये है कि फिर हिंदुस्तान का हमसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ज़्यादा इज़ अ बिगर कंट्री। हमारा तो छोटी सी मुल्क है कंपेयर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इंडिया विल नॉट गो दैट फॉर। तो मगर अब सवाल ये हुआ कि ये फिर इंडिया करेगा क्या। टाइम है तो मैं डिस्कस करूँ, नहीं तो टेक अ ब्रेक एंड विल गो टू द अदर क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है कि इंडिया क्या कर सकता है अगर इस पर उसे आलमी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है जो ऐलानात उसकी जानिब से किए गए, तो भारत के स्टेप्स क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोकने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो भाषण दे रहे हैं कि आप इसराइली और अमेरिकन प्लेबुक से लें दर्स और पाकिस्तान पर अटैक कर दें, आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं और रिस्ट्रेंट से काम लेने की अब की बार कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस हद तक इंडिया जा सकता है फिर? देखिए, पहली बात तो ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे, आपके पानी के साथ खेलेंगे। अब वो क्या खेल सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ऊपर, ताकि आपके वहाँ जो पानी आता है दरिया में वो पानी आपको पूरा ना मिले। वो रातों रात नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पानी लेने के लिए। डैम्स तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए नहीं बना सकते, या डाइवर्ट कैनाल्स नहीं कर सकते वहाँ से अंडर द ट्रीटी। आज अगर ट्रीटी को ख़त्म भी कर देते हैं और इंडिया ये फैसला करता है कि वहाँ से पानी लेना है इंडिया ने, तो इंडिया को पानी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। तो ये रातों रात तो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जो ऊपर वाले पानी वाले हैं, वो अपर राइपेरियन, वो अगर यूनिलैटरली आपका पानी डाइवर्ट करते हैं तो फिर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ कर सकता, तो चाइना इंडिया के साथ कर सकता है। चाइना सारा इंडिया का बाकी जो दरिया हैं जो आते हैं वो चाइना से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो अगर ये इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया और एक नया प्रेसिडेंट कर दिया कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको वायलेट करके और अपर राइपेरियन के तौर पर पानी डिनाई कर दिया टू अ लोअर राइपेरियन, तो फिर चाइना भी ये कर सकता है कल को। तो इंडिया इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि वो ऐसी कोई चीज़ करे जिसके साथ इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए और एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि चाइना भी उनके साथ कर सके कल को। तो ये नहीं करेगा इंडिया, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तंग कर सकता है टाइमिंग्स के ऊपर, पानी जो रिलीज़ होता है फ्रॉम द डैम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेशली ऑन द झेलम। तो ये छोटी मोटी हरकतें कर सकता है, बट उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज़ नो डेंजर कि आवर रिवर फ्लोज विल बी अफेक्टेड। ये जो है ना मुअत्तल कर दिया, मीनिंगलेस, एक इट्स जस्ट अ ड्रामा। आगे आइए लोग, ये जो आपने भी बात की कि जी इसराइलीज की ये करते हैं वो करते हैं स्ट्राइक्स, वो करके देख लिए उन्होंने बालाकोट किया था तो आपने देखा क्या हुआ। तो वो अगर करेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, अभिनंदन की तरह का जवाब। हाँ, वो फिर नहीं, वो उनको पता है हमारी एयरफोर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, बेटर देन देयर एयरफोर्स। और अगर तो ये वो भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स अगर करेंगे भी तो वापस जो है ना चपेट पाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब वो वापस वही होगा। व्हाट अबाउट LOC अगर दोबारा गर्म कर देते हैं? अब इश्यू ये है कि LOC को गर्म करना, मैं समझता हूँ कि वो LOC ही गर्म करेंगे। मुख्तलिफ जगह के ऊपर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कि इसके साथ वो अपनी मीडिया को बता सकते हैं हमने वो इसको प्रिटेंड ये करेंगे कि हम गए थे 25 मील, हम ये डिस्ट्रॉय करके आ गए। अच्छा, ठीक है। और वो लैंड बेस्ड होगी, जहाज़ वाला नहीं रिस्क करेंगे। तो जहाज़ रिस्क करते हैं, वो गिर जाते हैं तो एविडेंस मिल जाती है कि ये हुआ है। ये फौजी जब मारे जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कहाँ मारा गया, कौन मारा गया, जो मर्जी आप बयानिया बना ले वो बयानिया बन जाता है। और इंडियन मीडिया तो अपना बयानिया को चलाएगा। तो मेरा ख्याल है LOC के ऊपर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और अभी खबरें आ रही हैं ऑलरेडी कि एक आध जगह पे इन्होंने ये कहा कि हमारा एक बंदा मारा गया, हमने 3 उनके मार दिए एंड सो ऑन, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि एक फौजी पकड़ा है हमने। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, LOC सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी और LOC हॉट हो जाएगी।
अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद कर रही है, उसको पुल किया जाए टू दिस साइड। जब आप उसको फ़ौज को इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, तो ज़ाहिर है आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपको बजट्स भी और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फ़ौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज़ फायर है, दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, मगर अगर ये तोड़ेंगे उसको तो देन दैट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज़। तो मेरा ख्याल है एक तो ये करेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह को। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वगैरह इस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली, धमकियां दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। बट हर चीज़ के लिए, जैसे आज आपने सुन लिया आपकी नेशनल सिक्योरिटी की, हाँ, उन्होंने जो बात की है, हर चीज़ के लिए जवाब होगा यहाँ। एंड मगर ऑफ कोर्स कि इस किस्म की टेंशन जो है इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, वहाँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी है, वो भाग जाएगी अगर कोई वॉर शॉर की तो हो गया ना शुरू, कि वॉर होने लगा तो बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और UAE वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमज़ोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको ख़तरा नहीं किसी किस्म का। और अगर हम पाकिस्तान के रिस्पांस की तरफ आए, अगर वहाँ सिंतास माहदे की बात हो रही है, तो यहाँ शिमला माहदे की आज बात की गई कि उसको हम फिर मुअत्तल करने का जवाज़ रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। हाँ, देखिए वो मेरा ख्याल है ये भी इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मुअत्तल तो सारे आप कर ही दें तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। शिमला में क्या कहा था? शिमला में ये कहा था, पहले ये हमारा मौक़िफ़ था कि UN रेजोल्यूशन के तहत सब कुछ होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन होगी, दैट वाज द ओरिजिनल। शिमला में हमने ये कहा कि बराह रास्त बायलैटरली इसको हम तय करेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि जी हम अब शिमला अकॉर्ड को भी हम ख़त्म करते हैं, तो हमारा फिर ये मौक़िफ़ होगा कि हम वापस जा रहे हैं टू द इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस, हम इसको फिर इंटरनेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम कोशिश करें, मगर मैं आपको फिर बताऊं, हम ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त इंडिया का जो क्लाउड है विद दी वेस्टर्न वर्ल्ड, वो अमेरिका की वजह से, बिकॉज एंटी चाइना जो पोजीशन अमेरिका ने ली हुई है और यूरोप ने ली हुई है, उसके लिए इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। ये जो क्वाड ग्रुप जो बना है, जिसके अंदर इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, अगेंस्ट चाइना है,
ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिर इससे पैक के ख़िलाफ़ है ये सारे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इंडिया को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके के साथ तोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा उनके लिए जो अहम रोल अदा कर सकता है वो अमेरिका है। क्लिंटन के ज़माने में 2000 में 25 साल पहले भी कोशिश की, अब फिर वो कोशिश करने लगे हैं। उन्हें पता है ट्रंप ऐसा आदमी है जो कि जल्दी फैसले करता है, और नहीं फिर तैयार हो गए हैं ट्रंप को जीतने के लिए। अभी भी कोशिश की थी पीटीआई वालों ने कि ट्रंप को एंटी पाकिस्तान किया जाए, वो नहीं माना। तो ये इंडिया वाले भी धक्का दे रहे हैं उसी चीज़ को। तो आई डोंट थिंक दिल से। तो रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान आपको नपा-तुला लगता है या ऐसे सख्त होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा सख्त क्या कर सकते हैं? यही कह सकते थे ना कि जी हम भी अब कोई कार्रवाई करेंगे इंडिया के खिलाफ, या इंटरनेशनल इंक्वायरी का कह देते इस वाक़े की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल, मगर इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो यूएन ही कर सकता है। यूएन के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए कश्मीर का इशू जो है वो दब गया वहाँ। तो अब मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, सोबर है, और कोई वॉर मंगरिंग नहीं है, मगर बड़ा फर्म रिस्पॉन्स दिया है। और ये देखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड क्या होता है आगे। अब इंडिया जो भी करेगा उसका काउंटर होगा, और काउंटर मैं समझता हूँ वही होगा 1+, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। अब ख़तरा उसमें ये है कि ये बात हाथ से न निकल जाए। इंडिया कुछ करता है, फिर हम काउंटर करते हैं, फिर इंडिया कुछ करता है, हम काउंटर करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि एक 1+ ही हो। 4 बंदे मारते हैं, 5 मार देने हैं, 3 जगह तो अटैक ही 4 कर देने हैं, ठीक। और मगर अगर ये LOC हीट हो गई और थ्रेट ऑफ वॉर हो गई और इंडिया ने आर्मीज मूव करनी शुरू कर दी, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद जाएगी और बातें शुरू हो जाएंगी। मगर एक बात वाज़ेह, लास्ट वर्ड, कि ये जो कुछ हुआ है, अब अगर आप ये ना तवक्को करें कि ये जल्दी जो है ना बर्फ़ जो बन रही है ये पिघलेगी, ये ऐसे ही चलेगा। अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे फॉर सम लॉन्ग टाइम, अनफॉर्चुनेटली। तजारत भी नहीं होगी। आप देखिए ना 2019 के बाद अब 25 हो गई है, अभी तक तजारत नहीं हुई। एक चीज़ की थी उन्होंने कि उन्होंने कश्मीर को हज़म कर लिया था, उसके बाद तजारत ही रुक गई, आना जाना रुक गया, ठीक। जब तक बीजेपी भी इंडिया में है, राइट, आप तो ये मत करें कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक होंगे या बेहतर होंगे या सॉफन होंगे। और ना सार्क होगी ना इस किस्म की चीज़ें होंगी। अब पहले तो ये सार्क वाली बात भी चल रही थी ना कि आगे सार्क भी होगी। आज तो सार्क मेंबर्स के हवाले से भी वो फारिग हो गया, फारिग कर दिया वीज़ास को। हाँ, वीज़ा तो होने थे, मगर सार्क कॉन्फ्रेंस भी थी। पहले इंडिया नहीं आना चाहता था पाकिस्तान और नहीं करना चाहता था, तो अब तो बिल्कुल आप टेंशन बढ़ती हुई देख रहे हैं। टेंशन शॉर्ट रन में बढ़ेगी, मीडियम टर्म में स्टेबल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन कोई नहीं है। ये ऐसे ही चलेगा until the BJP changes and there is a new government in India, और शायद कोई और नए हालात डेवलप हों जिसके साथ को अमन की बात हो। मगर अभी कोई चांस नहीं है अमन का, चांस वॉर का भी नहीं है, मगर टेंशन बढ़ने का चांस है। और वो बात कहाँ तक जाएगी, एनालिसिस में आपने जाना। कोई और सवाल आपके जहन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।